हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो सोल्यूशन 08 स्टडी मंत्रा क्लासेस आप टाइप कर दो और वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा और आपको साथ के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर रहे थे और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या था कि वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार मैंने आपको बताई थी: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें से तीन हम कर चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने कर लिया, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने कर लिया, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने कर लिया, ठीक है। इनके अंदर हमने ये तीनों जो थी एक दूसरे से कोरिलेटेड सी थी। जैसे कि इसके अंदर था कि जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। इसके अंदर क्या किया हमने कि जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर हमने क्या किया था कि जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो ये हम काफी अच्छी तरह से विद न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो आइए आज का काम हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोसिस के साथ साथ आज हम कुछ और भी करेंगे। क्या क्या आज आप पढ़ोगे वो देख लेते हैं एक बार। देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस के बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और देन उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस सेक्शन के अंदर से। तो बात करते हैं ऑस्मोसिस की, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, देखो डिफ्यूजन को समझने के लिए हमने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेट मान लो कि आपके पास क्या है, दो ग्लास के इस तरह से हम एक कंटेनर ले लेते हैं और दोनों को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ यहां पर कनेक्ट कर देंगे, ओके। ये भी, और बीच में इसके यहां पर हमने लगा दिया सेपरेटर, जो कि दोनों बीकर को एक दूसरे से सेपरेट आउट करेगा। यहां पर तो क्या है, हाइड्रोजन गैस जो कि कलरलेस है, और यहां पर हमने डाल रखी इसके अंदर ब्रोमीन गैस Br2, और बीच में हमने इसको दोनों को एक दूसरे से क्या कर रखा है, यहाँ पर सेपरेट आउट कर रखा है। तो देखो जैसे ही हम यहाँ से सेपरेटर को हटाएंगे हम क्या देखेंगे कि जो ब्रोमीन के जो पार्टिकल होते हैं वो हाइड्रोजन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और हाइड्रोजन के पार्टिकल ब्रोमीन की साइड आना शुरू कर देते हैं। मतलब कि इसका कलर ब्राउन था, ये कलरलेस था, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका ब्राउन कलर तो लाइट होना शुरू हो जाता है और इसके अंदर ब्राउन कलर की डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब दोनों का कलर इक्वल हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, इस गैस का जो मोशन जो थी वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब कि वहां पर इक्विलिब्रियम के अंदर आपका सॉल्यूशन या मिक्सर जो होता है वो आ जाता है। तो यहां से हमने क्या पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल का इंटर मिक्सिंग होना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। आइए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। देखो ये मेरे पास एक ग्लास का एक बीकर है जिसके अंदर मैंने एक डब्बा, मान लो आप, ठीक है, जो अवेलेबल था मैंने उसी के साथ यहाँ पर करेंगे। एक ग्लास का डब्बा है जिसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है, यहाँ पर पानी डाल रखा है। तो देखो उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा क्या डालेंगे, इसके अंदर एक कलर इसके अंदर हम डालेंगे। तो देखो कलर जब इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, क्या नोट करेंगे, देखो
अभी जो है नीचे कलर की डेंसिटी काफी ज्यादा है, ठीक, कलर कंसेंट्रेशन नीचे बहुत ज्यादा है, यहाँ पर क्या है कलर की कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है। परंतु धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि जो रेड कलर के जो पार्टिकल हैं वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर बिखर रहे हैं, ठीक है, मूव करना शुरू कर रहे हैं। और आफ्टर सम टाइम ये जो कलर के जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, पूरे बिकर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं यूनिफॉर्मली। हमने तो कुछ नहीं किया, ना हमने इसको हिलाया है ना हमने इसको मिक्स किया है। क्या करते हैं कि पार्टिकल अपने आप कहां पर मूव करते जा रहे हैं। और देखो सारे जितना भी सोल्यूशन आपके पास प्रेजेंट था उस पूरे सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, बिल्कुल यूनिफॉर्म कलर हो गया, ठीक है। तो पूरे जो पार्टिकल जो थे, इंक के जो पार्टिकल थे वो सारे के अंदर क्या हो गए, बिखर गए। तो हुआ क्या, देखो इसके अंदर आपके पास ये जो डब्बा था इसको हमने क्या किया, पानी के साथ फिलअप किया हुआ है, पानी के साथ हमने इसको फिल किया है। और हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक छोटी सी इंक की बोतल के अंदर से हमने क्या किया, इसके अंदर 2 ड्रॉप इंक की डाल दी। तो यहां पर हमने क्या किया, इसके अंदर ड्रॉप इंक की डाल देते हैं। तो है क्या, देखो यहां पर ये जो ड्रॉप इंक की गिरती है तो यहाँ पर इंक की जो कंसंट्रेशन जो है, इंक की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर इंक की कंसंट्रेशन क्या है, लेस है। तो होगा क्या कि धीरे धीरे जो इंक के जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे इस पूरे सॉल्वेंट के अंदर या फिर वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं। और पूरा जो बीकर था उसका कलर कैसा हो जाता है, जैसी आपकी इंक थी, जैसे आपकी मान लो कि इंक पिंक कलर की थी तो पूरा बीकर कैसा हो गया, पूरा पानी कैसा हो गया, पिंक कलर का। मतलब ये जो सॉलिड पार्टिकल आपने डाला था वो कहां से कहां मूव करते हैं, या वे पार्टिकल की मोशन कहां से कहां होती है, इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जाते हैं पार्टिकल, लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं। अकेला सोल्यूट या सोलवेंट नहीं, इसके अंदर क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल भी मूव करते हैं और सोलवेंट पार्टिकल भी मूव करते हैं, ठीक है। सोल्यूट भी मूव करेंगे, सोलवेंट भी मूव करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप करते हैं। बट मोशन कहां से कहां होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि डिफ्यूजन इज ए इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन कहां पर हो सकता है, डिफ्यूजन गैस के केस में हो सकता है और डिफ्यूजन आपका जो होता है वो लिक्विड के केस में भी हो सकता है, ठीक है। 2 अलग अलग कंसंट्रेशन के लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन हो सकता है, 2 डिफरेंट कलर की गैस के अंदर भी डिफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए डिफ्यूजन के लिए कंपलसरी कंडीशन नहीं होगा कि केवल लिक्विड के अंदर होगा या केवल गैस के अंदर ही होगा, नहीं। जो डिफ्यूजन जो होता है वो लिक्विड के अंदर भी हो सकता है और डिफ्यूजन जो होगा आपका गैस के केस में भी हो सकता है। क्लियर है ना। तो ये था डिफ्यूजन जो कि आपकी डेली लाइफ के अंदर हम बार बार देखते भी हैं। तो आइए अब करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस जो होता है वो डिफ्यूजन का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक। बहुत सारा डिफरेंस होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अंदर। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या होगा, देखो हमने क्या किया, एक वाटर ले लिया, ठीक है, और हमने क्या लिया, 2 अंडे ले लेते हैं, ठीक है, 2 एग सेल उतार लेते हैं अंडे के अंदर से और उसको पानी के अंदर डाल देते हैं। एक दूसरा बीकर लिया, दूसरे बीकर के अंदर पानी के अंदर, ठीक है, ये आपने क्या ले लिया यहां पर, सैचुरेटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं और ठीक दूसरा अंडा हम इसके अंदर भी डाल देते हैं। कुछ टाइम के बाद हम नोट करेंगे कि ये वाला जो अंडा जो था, ठीक है, ये वाला जो अंडा था, ये अंडा क्या हो जाता है, यहां पर स्वेल हो जाता है, मतलब कि ये फूल जाता है, मोटा हो जाता है। और ये वाला जो अंडा जो था ये क्या हो गया, श्रिंक, मतलब कि ये सिकुड़ जाता है। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या होता है, जो ऑस्मोसिस इसके अंदर हुआ, ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ solvent particle through semi permeable membrane from low concentration to हाई कंसेंट्रेशन। देखो डिफ्यूजन के अंदर क्या था,
डिफ्यूजन के अंदर सोल्यूट मूव करता था, तो यहाँ पर किसने मूव किया? सोलवेंट ने। डिफ्यूजन के अंदर हाई से लो की तरफ मूव करते थे, तो ऑस्मोसिस के अंदर लो से किसकी तरफ मूव करता है? ये हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। देखो हाई और लो का मतलब क्या होता है? हाई और लो का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर देखो एग के अंदर जो अंडा जो था आपके पास, उस अंडे के अंदर जो फ्लूइड जो था, इस अंडे के अंदर जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। एग का जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर कौन ज्यादा है? सोल्यूट। कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, उसका मतलब क्या होता है? एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। किसके अमाउंट ज्यादा है? सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। दूसरा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, उसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर सोल्यूट की जो अमाउंट है वो कम है। तो इसके देखो बाहर जो अंदर जो इस अंडे के अंदर जो फ्लूइड था, उसके अंदर क्या था? कंसंट्रेशन ज्यादा थी। बाहर जो पानी था उसकी कंसंट्रेशन कम थी। तो पानी जो सोलवेंट जो था, पानी के पार्टिकल क्या करते हैं? इस अंडे के अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अंडे के अंदर की तरफ पानी के पार्टिकल, सोलवेंट पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस अंडे के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण अंडा क्या कर देता है? वहां पर स्वेल करना शुरू कर जाता है। अगर हम यहां पर देखें तो इस अंडे के अंदर जो फ्लूइड है उसके कंपैरेटिवली इसके सराउंडिंग में जो साल्ट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब सोलवेंट के पार्टिकल कहां से कहां मूव करेंगे? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब लो कंसंट्रेशन ये है, हाई कंसंट्रेशन वो है, तो सोलवेंट पार्टिकल कहां? बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हो गया? आपका अंडा जो था वो कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्लियर है? क्या हो गया? वो सिकुड़ गया। क्लियर है ना? तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज नथिंग, इसके अंदर क्या होगा कि सोलवेंट पार्टिकल जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और वहां पर प्रेजेंस किसकी होगी? वहां पर प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के अंदर ऐसा फिनोमिना होगा। क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आ गया। अब एक चीज और देखो यहां पर तो सोलवेंट पार्टिकल अंदर की तरफ मूव करता है, इसमें सोलवेंट पार्टिकल बाहर की तरफ मूव करता है। तो दोनों को कुछ अलग अलग टर्म तो देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको समझना तो है। तो अगर इफ सोलवेंट पार्टिकल मूव इनसाइड, ठीक है, अगर अंदर की तरफ मूव करता है या एब्जॉर्ब करता है सोलवेंट को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको हम? एंडो ऑस्मोसिस। अगर सोलवेंट के पार्टिकल बाहर की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाहर को क्या बोलते हैं? एक्सो। तो बोलेंगे इसको एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको? एक्सो ऑस्मोसिस हम इसको बोलेंगे। क्लियर है ना? ओके। तो दो तरह का आपका ऑस्मोसिस होगा, एक होगा एंडो ऑस्मोसिस, तो दूसरा क्या होगा? एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा? सोलवेंट के पार्टिकल कहां आएंगे? इनसाइड आएंगे, ठीक है, अंदर की तरफ आएगा। एक्सोस्मोसिस के अंदर क्या होगा? सोलवेंट पार्टिकल बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। क्लियर है ना? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस के अंदर क्या होंगे? That is the motion of solvent particle from low concentration to high concentration through semi-permeable membrane, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से सोलवेंट के पार्टिकल जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्लियर है? तो आइए अब आगे चलते हैं। इसी ऑस्मोसिस के ऊपर हम एक सेटअप यहां पर तैयार करते हैं। देखिए एक सेटअप हम यहां पर तैयार करेंगे। लेट आपके पास एक बीकर है और इसके अंदर हम एक और छोटा सा बीकर यहां पर रख देते हैं। जो बड़ा जो बीकर है इसके अंदर भी हमने कुछ सोल्यूशन यहां पर डालना होगा, बट दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। इसलिए इसके अंदर तो हम क्या डाल लेते हैं? यहां पर प्योर वाटर। यहां पर तो क्या डाल दिया आपने? प्योर वाटर डाल दिया। और ये जो अंदर वाला जो बीकर है
इस अंदर वाले बीकर के अंदर हम डाल देते हैं शुगर सॉल्यूशन। क्या डाल दिया इसके अंदर हमने? शुगर सॉल्यूशन। और इसके अंदर हम एक छोटी सी पतली सी पाइप को हम इसके अंदर यहां पर डीप कर देते हैं। ओके, पतली सी पाइप को हमने इसके अंदर क्या कर दिया? यहां पर डीप कर दिया। अब आपको पता है जो प्योर वाटर है उसकी कंसेंट्रेशन कितना है? C1, और जो शुगर सॉल्यूशन उसकी कंसेंट्रेशन कितना है? C2। मतलब कि कंसेंट्रेशन C2 इज ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन C1। इसका मतलब सोलवेंट पार्टिकल कहां से कहां मूव करेगा? सोलवेंट पार्टिकल C1 से C2 की तरफ क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देता है। तो सोलवेंट पार्टिकल यहां पर कौन है? वाटर। वाटर क्या करता है? इस बीकर के इनसाइड यहां पर मूव करना शुरू कर देता है। इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में हमने एक मेम्ब्रेन यहां पर लगा रखी है। तो जैसे ही सोलवेंट पार्टिकल अंदर की तरफ मूव करेगा तो नॉर्मल बात है कि इसका तो लेवल बढ़ेगा। इसका लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे ये जो आपने पाइप लगाई थी इसके अंदर लिक्विड सॉल्यूशन का जो लेवल जो था वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक टाइम आता है जहां पर जाकर के वो जो इंक्रीज जो हो रहा था लेवल, उस लेवल वो वहां पर जाकर क्या हो जाता है? रुक जाता है। यहां पर आकर के इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। मतलब कि सोलवेंट पार्टिकल ना अंदर जाता है ना ही सोलवेंट पार्टिकल बाहर आता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो जब सोलवेंट पार्टिकल इसके अंदर जा रहे थे तो इसका लेवल इंक्रीज हो रहा था, बट धीरे धीरे इसके अंदर क्या देखो ऊपर से क्या था? इस सोल्यूशन की अपनी एक डेंसिटी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर ले गया। मतलब कि ये सोल्यूशन इस अंदर वाले सोल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या करता है? कि प्रेशर को एक्सर्ट करता है। और जब प्रेशर इसके अंदर एक्सर्ट होगा तो ये प्रेशर इन सोलवेंट पार्टिकल की मोशन के ऊपर भी कोई ना कोई इफेक्ट डालेगा। तो वो प्रेशर जिसके ऊपर हमारे सोलवेंट पार्टिकल की मूवमेंट रुक जाएगी, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ए प्रेशर एट विच मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल स्टॉप। सोलवेंट पार्टिकल की मोशन जो थी वो रुक जाए, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बोलेंगे। ओके, तो यहां पर देखो जब वाटर डाउनवर्ड फोर्स यहां पर लगा रहा है, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स यहां पर लग रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर हम इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? ये हो गया यहां से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या हो गया? ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई के साथ, इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा? जितनी इसकी हाइट होगी h। लेट मान ले इसके अंदर जो सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी कितनी थी? g थी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगा इसके ऊपर? g लगा। तो टोटल प्रेशर कितना हुआ? टोटल प्रेशर हो जाता है h d इंटू g। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? h d इंटू g। ओके, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इट इज ए प्रेशर एट विच मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल इज स्टॉप। ठीक है, वो प्रेशर जहां पर सोलवेंट पार्टिकल की मूवमेंट रुक जाए उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। और किसके इक्वल हो जाता है? ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल जब हो जाएगा उस समय इसके अंदर सोलवेंट पार्टिकल की जो मोशन होगी वो रुक जाएगी वहीं पर। क्लियर है ना? समझ में आ गया? अब देखो जब इसके ऊपर कोई प्रेशर था ही नहीं, जब यहां पर कोई प्रेशर था ही नहीं, तो सोलवेंट के पार्टिकल अंदर की तरफ मूव कर रहे थे, है ना? जब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो सोलवेंट के पार्टिकल की जो मोशन जो थी वो रुक गई। तो हम इस प्रेशर को इस ऐसे तो लगा सकते हैं ना कि ताकि इस सोलवेंट की डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो जाए। क्या हो जाए? वो उल्टी, मतलब कि वो
वापिस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करवा से, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आइए देखते हैं। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर भी हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर देखो एक ऐसा सॉल्यूशन आपके पास हो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है, ऐसा उसको बोलेंगे हम हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे इसको? हाइपरटोनिक। ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे इसको? आइसोटोनिक। ऐसे सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। क्लियर है ना? ये कुछ एक टर्म थी जो कि दो ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपैरिजन करती है। उसके बाद आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ये हम देखते हैं, हम पीते हैं, है ना, कि आरओ का पानी पीना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? इंप्योरिटीज नहीं होती। तो आरओ का मतलब क्या था? आरओ का मतलब ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ये ऑस्मोसिस का उल्टा फिनोमेना होगा। ऑस्मोसिस के अंदर क्या था? ऑस्मोसिस के अंदर था कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है सॉल्वेंट पार्टिकल। बट रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा। तो आइए समझते हैं इसको। हम समझते हैं, ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट और यहां से इसकी होगी, यहां से इसकी आउटलेट। ओके, ये आपके पास प्योर वाटर और ये है आपका सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर, समुद्र का पानी जिसको आप बोलते हैं। ओके, तो देखो इसकी कंसंट्रेशन, सैलाइन वाटर की कंसंट्रेशन प्योर वाटर के कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसका मतलब कि जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो किसकी तरफ मूव करेंगे? प्योर वाटर से सैलाइन वाटर की तरफ मूव करेंगे। बट हमने क्या किया? यहां से इसके ऊपर से ऑस्मोटिक प्रेशर यहां से लगाना शुरू कर दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, क्या हुआ कि जो मोशन जो थी सॉल्वेंट पार्टिकल की वो बिल्कुल रुक जाती है। सॉल्वेंट पार्टिकल की मोशन यहां से मूव करना बंद कर देता है। फिर थोड़ा सा प्रेशर और हम इसके ऊपर बढ़ा देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर और हमने इसके ऊपर बढ़ा दिया। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर हमने इसके ऊपर बढ़ाया तो क्या हो गया? जो सॉल्वेंट की जो मोशन जो थी वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, याद रखना, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल की। और यहां से देखो, यहां पर वो सैलाइन वाटर था जिसके अंदर क्या थे? इसके अंदर साल्ट प्रेजेंट थी प्लस वाटर प्रेजेंट थी। मतलब कि ये तो नमकीन पानी था समुद्र वाला, जिसको जो कि पीने के लायक नहीं होता। बट रिवर्स ऑस्मोसिस ने क्या किया? इसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को इस साइड निकाल दिया। और यहां से जो पानी अब आपको जो मिलेगा, ये पानी क्या होगा आपका? इसको यूज करते हैं इन दी पर्पज ऑफ ड्रिंक्स। ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो समुद्र के पानी, ऐसी कई कंट्री होती है जिसके अंदर ग्राउंड वाटर है ही नहीं है, ठीक है, वहां पर बारिश भी नहीं होती, तो वो भी तो अपना पानी का कोई ना कोई जुगाड़ करती है ना। तो वो क्या करते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है उसमें से उसका डीसैलिनेशन किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन मतलब कि पानी के अंदर से नमक को वापस बाहर निकाल लेना। तो डीसैलिनेशन कैसे करेंगे? उसका रिवर्स ऑस्मोसिस करवा देते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करेंगे कि जो नमक, जो सोल्यूशन साइड होती है उस तरफ हम क्या लगा देते हैं? हाई प्रेशर लगा देते हैं, जिसके कारण जो सॉल्वेंट की पार्टिकल की जो मोशन जो थी, मूवमेंट जो थी, वो चेंज हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है। और दूसरी साइड से क्या होता है आपका? जो प्योर वाटर जो था सॉल्वेंट की साइड से प्योर सॉल्वेंट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो यहां से जो वाटर मिला उसको हम क्या बोलेंगे? डीसैलाइन वाटर। और इसका यूज हम कहां पर करते हैं? इन दी
ड्रिंकिंग पर्पज हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो ये था रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो आइए देखते हैं कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन की बात की जाए तो उसके लिए हम किस तरह से निकालेंगे। तो जब न्यूमेरिकल के लिए तो सबसे पहले तो बात आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालना पड़ेगा। इसके अंदर तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना पड़ेगा, मतलब कि आपको पाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें तो इसको कैसे निकालेंगे। देखो साइंटिस्ट थे, अपने अपने स्टडी की, कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किसके? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ ने क्या बोला कि एट ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब अगर दोनों को किया जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो यहां से हटाना ही पड़ेगा, इसको हटाएं तो क्या बनेगा आपका पाई इज इक्वल टू आर इंटू सी इंटू टी। जहां पर सी क्या है, सी आप रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आर क्या है, यहां पर आर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी यूज करेंगे हम 0.0821। ओके, और टी क्या है यहां पर टेम्परेचर, टी क्या है यहां पर टेम्परेचर को डिनोट करता है। बट कंसंट्रेशन सी, इस कंसंट्रेशन सी का मतलब क्या होगा, इसको हम इस तरह से तो लिख सकते हैं ना कि अगर हम 1 मोल सॉल्यूट को V ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दें, V ग्राम सॉल्वेंट के अंदर अगर हम, या फिर V वॉल्यूम सॉल्वेंट के अंदर इसको मिक्स कर दें तो कंसंट्रेशन क्या होगी। तो कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी, पाई इज इक्वल टू आर इंटू 1/V इंटू टी। ओके, तो क्या V इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो गया पाई V इज इक्वल टू आर टी। ये बात करते हैं यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो निकलेगा वो 1 मोल के लिए निकलेगा। अगर आपके पास n मोल प्रेजेंट हो, अगर आपके पास क्या हो n मोल प्रेजेंट हो, तो यही फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाता है, पाई V इज इक्वल टू एन आर टी, पाई V इज इक्वल टू एन आर टी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए आप किसका यूज करोगे, पाई V इज इक्वल टू एन आर टी से आप वहां पर निकालोगे। ओके, उसके बाद आते हैं कुछ और, इसके अंदर न्यूमेरिकल के लिए कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। वो फॉर्मूले कौन से आपके, एक तो है कि कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन टू सॉल्यूट आर मिक्स इन सेम सॉल्यूशन। पहला केस क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन टू solute टू डिफरेंट solute आर मिक्स्ड। ठीक है, अगर दो अलग अलग सोल्यूट वहां पर मिक्स किए जाए तो उस समय सोलवेंट आपका एक ही रहेगा, बट सोल्यूट क्या होंगे, दो डिफरेंट सोल्यूट होंगे और उनका नंबर ऑफ मोल भी अलग अलग रहेगा। तो उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर है, पाई V इज इक्वल टू एन आर टी। बट n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो आपके पास दो है, लेट एक A सॉल्यूट है एक B सॉल्यूट है। A सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना है, N1 है, B का कितना है, N2 है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना बना, N1 प्लस N2। वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हुआ, पाई V इज इक्वल टू N1 प्लस N2 आर टी। एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि सॉल्वेंट तो एक है बट सॉल्यूट अलग अलग है, दोनों के नंबर ऑफ मोल अलग अलग हैं, तो उस समय हम किस तरह से निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, क्लियर है। सेकंड, इफ वी मिक्स टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दें और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग हो तो रिजल्टेंट जो नया जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। नया ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा,
पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 इज इक्वल टू पाई R V1 प्लस V2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां से निकाल देंगे। रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा, मतलब आपको पाई R की वैल्यू निकालनी होगी, जहां पर पाई1 V1 पाई2 V2 इनकी सबकी वैल्यू आपको वहां पर गिवन मिलेगी। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट और नोट कर लो इसको, आपकी नॉर्मल जो बुक होगी उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। और एक ये फॉर्मूला, ये सबको मिल जाएगा आपके बुक के अंदर। तो ये 3 फॉर्मूले होंगे जिसके बेस के ऊपर आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे। क्लियर है ना? बिल्कुल समझ में आ गया? ओके, उतार लिया करो, साथ के साथ नोट्स बनाया करो अपने अच्छे से, ताकि फ्यूचर के अंदर आप उसका यूज अच्छे से कर सको। ठीक है, और नोट्स भी आप अपने हिसाब से बनाया करो ताकि आपको जल्दी देखते ही वो चीज समझ में आ जाए। उसके बाद हाउ कैन वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि तो हमने पहले किया था ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मेन जो यूज होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास निकालने के काम इसका होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का आप मॉलिक्यूलर मास निकालने में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो लेट आपके पास ना 2 सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए है और सोल्यूशन बी है। ओके, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी हम यहां पर यूज कर लेते हैं। सोल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, पाई1 इज इक्वल टू N1 बाय V1 और RT। सोल्यूशन 2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई2 से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई2 इज इक्वल टू N2 बाय V2 और RT। अगर पाई1 इज इक्वल टू पाई2 हो, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो, तो वहां पर क्या होगा, देखो सॉल्यूट अलग अलग होंगे इसके अंदर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये N1 बाय V1 इज इक्वल टू N2 बाय V2। ओके, और साथ में क्या जाए इसका RT, और इसके साथ में क्या आएगा RT। इक्वल है, कांस्टेंट टर्म है, कट जाएगी, तो क्या बचा आपको N1 बाय V1 इज इक्वल टू N2 बाय V2। N1 V1 की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूट, उसकी किसका होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है ना? तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे W1 डिवाइड बाय M1 इंटू V1 इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू V2। इस फॉर्मूले का यूज करके हम, अगर आपको एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास का पता है तो हम दूसरे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूले आपने नोट करने होंगे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए हो जाएगा ना? क्लियर है? मानता हूं थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला थोड़ा याद ज्यादा करना पड़ेगा, बट है बिल्कुल आसान, ये नोट करना है बिल्कुल ही आसान अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो देखो न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकालना होगा, एक सोल्यूशन आपको दिया है जिसकी कंसंट्रेशन कितना है 0.25 मोलर और टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी की वैल्यू कितना दिया है 0.25 मोलर, आर की वैल्यू आपको याद है 0.0821, टेम्परेचर कितना दिया देखो 27 डिग्री सेल्सियस, बट हम डिग्री सेल्सियस के अंदर
टेम्परेचर का यूज नहीं करेंगे, इसको हम केल्विन के अंदर यूज करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 300 केल्विन। वैल्यू पुट करो, पाई इज इक्वल टू 0.25 इंटू 0.0821 इंटू 300। जस्ट ओनली सिंपल मल्टीप्लाई आपने करवाया और वहां से रिजल्ट कितना आया 6.157 ATM। इतना ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का होगा। आसान है ना, बिल्कुल ठीक। तो ये तो था इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो। दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है। एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 ATM है, दूसरे कितना है 2.5 ATM। कहता है कि एक सॉल्यूशन का 1 लीटर और दूसरे सॉल्यूशन का 2 लीटर सॉल्यूशन अलग अलग निकाल के दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकालना होगा। तो पहले आप खुद ट्राई करो एक बार, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखो, रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैंने आपको बताया था पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 इज इक्वल टू पाई R V1 प्लस V2। फॉर्मूला यूज होगा। पाई1 पहला ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 1.5 इंटू उसका वॉल्यूम कितना लिया 1 लीटर प्लस पाई2 कितना है 2.5 इंटू वॉल्यूम कितना लिया इसका 2 इज इक्वल टू पाई आर। रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर आपने निकालना होगा। टोटल कितना हो गया ये 3, 1 प्लस 2 3। ओके, तो कितना होगा देखो 1.5 प्लस 5.0 इज इक्वल टू पाई आर इंटू 3। 6.5 बाई 3 इज इक्वल टू पाई आर। तो रिजल्टेंट जो ऑस्मोटिक प्रेशर था कितना वो 6.5/3। कितना हुआ वो 6.5/3। और इसको कैलकुलेट करते कितना हो जाता है ये 2.16 ATM। 2.16 ATM। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसके ऊपर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला पुट करना है और वहां से आपका रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है ना, बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, क्या कहता है ये कि अगर 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। आपने क्या निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, सॉल्वेंट एक है, सॉलिड दो अलग अलग आपने यूज कर लिए। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे कि पाई V इज इक्वल टू N1 प्लस N2 RT। ठीक है, पाई की वैल्यू तो आपने निकालनी है। V का कितना दिया है 1 लीटर इज इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2 मतलब कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर होगा गिवन मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज प्लस यूरिया का कितना दे रखा है गिवन मास 6 है, मोलिकुलर मास कितना है 60 है। R की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना 27 मतलब कि 300। कितना हो गया आपका 300। तो कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है, जब पूरे कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा ये आपका 4.926 ATM। कितना आ जाता है ये 4.926 ATM। ये आपका नया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यहां से आप निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है ना, बिल्कुल आसान था। तो ये थे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल। एक टाइप का आपका न्यूमेरिकल रहेगा जिसके अंदर आप क्या निकालते हो मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको मिलेगा जिसके अंदर आपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है और वहां से आपका मॉलिक्यूलर मास को आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे पास ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और इसकी थ्योरी। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कोशिश करो कि आप
इसी तरह से लगातार स्टडी करते रहें, ठीक है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हम अपने YouTube चैनल के ऊपर एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहां पर आपको मिलेगा। आपने जस्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे और जो पेपर जो होगा उस पेपर का लिंक आपको उस ग्रुप के अंदर ही मिलेगा ताकि आप अच्छे से उस पेपर को कर सको, ठीक है। जिसके अंदर क्या आएगा, सोल्यूशन जितना हुआ है, मतलब सोल्यूशन तो कंप्लीट हो जाएगा, सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के नीट के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन उसके अंदर दिए जाएंगे।